कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। बात करेंगे आज हम लोग लेक्चर वीडियो करेंगे सीडीपी के लेक्चर वीडियोस। अब प्रैक्टिस से हम आपको डेली लाते हैं। आज हम सीडीपी के लेक्चर वीडियोस करेंगे जिसमें से आपको यहाँ पर पीडीएफ फॉर्म में आपको यहाँ पर लेक्चर वीडियोस आपके हो रहे हैं। अगर इस वीडियो का फ्री पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के लास्ट में आपको एक टेलीग्राम का मैं लिंक दे दूँगा। टेलीग्राम को जाके ज्वाइन कर लेंगे और टेलीग्राम में आपको फ्री में वहाँ पर सभी वीडियोज़ के पीडीएफ मिल जाएंगे आपको। तो चलिए आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है लॉरेंस कोहेलबर्ग का सिद्धांत है। इसके संबंध में एग्जाम्स में जितने क्वेश्चन आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे कि यहाँ पर लॉरेंस कोहेलबर्ग ने कितने वर्ष की आयु के बच्चे के लिए तथ्य प्रतिपादन का सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उनके कितने प्रकार होते हैं, वे कितने कितने नैतिक सिद्धांत, यानी एग्जाम्स में जो सबसे ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाते हैं इन टॉपिक से, उन सभी टॉपिक को यहाँ पर हम लोग डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं आज का लॉरेंस कोहेलबर्ग थ्योरी। पहला पॉइंट देखते हैं। लॉरेंस कोहेलबर्ग ने 10 से 16 वर्ष के बच्चों से प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण करके सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अगर आपसे यहाँ पर सवाल पूछा जाए, सवाल इसी टाइप से आते हैं, यानी कि सेम टू सेम एज इट इज़ यहाँ पर यही सवाल आते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके एक शब्द भी मिस नहीं होंगे। तो यहाँ पर आपसे बात करेगा लॉरेंस और कोहेलबर्ग ने सिद्धांत जो दिया था उसने कितने वर्ष के बच्चों के प्रतिपादन कर सिद्धांत दिया था। तो यहाँ पर आपके राइट आंसर हो जाएंगे। हमने यहाँ पर सर्कल भी बना दिया। 10 से 16 वर्ष के बच्चों का तथ्यों के विश्लेषण करके सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अब सवाल आता है लॉरेंस कोहेलबर्ग का सिद्धांत कौन सा है, इस पर भी बात करेंगे। आगे पॉइंट देखेंगे। लॉरेंस कोहेलबर्ग का सिद्धांत जब बालकों के नैतिक संघर्ष, यहाँ पर भी नैतिकता की बात आती है, मोरालिटी की बात आती है, तो वहाँ पर आपके लॉरेंस कोहेलबर्ग साहब मौजूद रहते हैं। नैतिक संघर्ष का सामना करना पड़ता है तो उनकी तार्किक यानी लॉजिस्टिक यहाँ पर लॉजिस्टिक शुरू हो जाती है। बच्चों में जब भी नैतिक संघर्ष करता है तो तार्किक अधिक महत्वपूर्ण होती है, ना कि अंतिम निर्णय। यहाँ पर कहता है अंतिम निर्णय बिल्कुल भी नहीं होता है। जब नैतिक संघर्ष शुरू हो जाते हैं लॉरेंस कोहेलबर्ग के अनुसार, वहाँ पर तर्क बच्चों में शुरू हो जाती है। यहाँ पर एक सवाल आप अपने यहाँ से समझ सकते हैं। जैसे राम एक विद्यार्थी है, जब उनके सामने नई नई चुनौतियों का सामना करते हैं, वो उनके सामने उनके लाइफ में नई नई परिस्थितियाँ आती है। जब उनको नई नई परिस्थिति यहाँ पर आती है तो उनके पास एक लॉजिक के आधार पे वो अपनी परिस्थिति को सही कर लेते हैं, अपने लॉजिक लगा के उन परिस्थितियों पर जीत हासिल करते हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि लॉरेंस कोहेलबर्ग कहता है जब भी बच्चों के सामने नैतिक संघर्ष आते हैं तो वो अपना तर्क शुरू करने लगता है। क्या करने लगता है? वो अपना तर्क शुरू करने लगता है। तो ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि लॉरेंस कोहेलबर्ग के अनुसार बच्चे तर्क कब शुरू करते हैं? तो जब बच्चों के सामने नैतिक संघर्ष का सामना करना पड़ता है। तो ऑप्शन आपके यहाँ पर क्वेश्चन एंड ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल गए। आगे बात करेंगे। कोहेलबर्ग ने धारणा बनाई कि बालक अपनी विकास की अवस्था में 3 स्तरों से गुजरता है तो अपनी नैतिक तर्कना की योग्यता का विकसित करता है। यहाँ पर सवाल सीधा आपसे पूछ सकता है कोहलबर्ग के द्वारा कौन से 3 अवस्थाएं हैं। आपको 4 ऑप्शन रहेंगे, एक वहाँ पे नेगेटिव रहेंगे, तो यह कहेगा इनमें से कौन नहीं है, तो वहाँ पर आपको चूज़ करना ही होगा। अगर कहेंगे ये आपके इनमें से कौन है तो आपको एक ऑप्शन राइट होंगे, वो आपको यहाँ से पूछेगा। ये तो सवाल हो गया। दूसरा सवाल ये पूछा जा सकता है लॉरेंस कोहेलबर्ग के अनुसार लॉरेंस कोहेलबर्ग ने कितने धारणाएं दी हैं। कौन सी? तर्क के संबंध में, नैतिक तर्क के संबंध में कितने धारणाएं दी है। यहाँ पर आपके राइट आंसर 3 हो जाएंगे। आपको वो तीनों याद रखना होगा। और यहाँ पे सवाल एक और पूछा जा सकता है कि लॉरेंस कोहेलबर्ग के द्वारा दिया गया कौन सा सिद्धांत है। वहाँ पे नैतिक तर्क ना दे सकता है। नैतिक तर्क ना आपके सामने रहेगा तो वो आपके राइट आंसर हो जाएंगे। या फिर ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है नैतिक तर्क भी दे देगा ऑप्शंस में। आपको ये क्वेश्चन में ये पूछेगा कि ये किसके द्वारा दिया गया सिद्धांत है। बी स्किनर के द्वारा दिया गया सिद्धांत है, कोहलबर्ग का सिद्धांत है, जीन पियाजे का सिद्धांत है। बहुत सारे मनोवैज्ञानिक के वहाँ पर नाम दे दिए जाएंगे। तो एक क्वेश्चन को यहाँ पर कई प्रकार से पूछे जा सकते हैं, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर समझना होगा।
नैतिक तर्क ना दिए नैतिक तार्किक का चिंतन करवाए थे किसने? लॉरेंस कोहलबर्ग ने। उन्होंने 3 स्तरों पर काम किया था। चलिए पहला देख लेते हैं जो निम्नलिखित हैं। प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। कौन सा? प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। ये आपके बदल जाते हैं, ये जो है हिंदी वाली जो वर्ड आते हैं वो वहाँ पर बदल जाते हैं, आपको यहाँ पर याद रखना होगा। लेवल ऑफ प्री कन्वेंशनल लेवल, ठीक है, लेवल ऑफ प्री कन्वेंशनल लेवल, ऑप्शन नंबर ए याद रहेगा। ऑप्शन पहला, ऑप्शन दूसरा दूसरा यहाँ पे जो ऑप्शन नहीं है दूसरा देखेंगे। दूसरा कौन सा स्तर दिए थे? रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, लेवल कॉन्वेंशन मोरालिटी, ठीक है। इसमें क्या होती है बच्चे में, इसमें मोरालिटी आ जाती है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तीसरा देखते हैं, उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, लेवल ऑफ पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले बात है प्राक, यहाँ पर तो प्री होना चाहिए, यहाँ पर कभी कभी प्री भी आता है, ठीक है। यहाँ पर प्राक यानी कि प्री इसके मान लेंगे, पिछला, पीछे बार पिछला मान लेंगे या फिर प्री मान लेंगे, ठीक है। रूढ़िगत नैतिकता का स्तर वो रहेगा। आगे बात करेंगे वो सेम रहेगा, प्री नहीं होगा, पोस्ट नहीं होगा। एक होता है पोस्ट, एक होता है आपके प्री। तो प्री पहले वाले हो जाएंगे, बीच वाले ये दूसरा वाला हो जाएगा, उसके बाद पोस्ट तीसरा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्ट यानी उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। यहाँ पर 3 स्तर, मोरालिटी के 3 स्तर पूछे गए हैं। सबसे पहला पूछा गया है नंबर 1 प्री पूछता है, नंबर दूसरा आपको सिर्फ कन्वेंशनल स्टेज पूछता है, ठीक है। तीसरा आपका पूछता है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज पूछता है। बस ये तीनों यहाँ पर याद रखेंगे, प्री, नॉर्मल एंड पोस्ट, ये तीनों याद रखेंगे। अब हम एक एक करके प्री लेवल ऑफ प्री कन्वेंशनल लेवल देखेंगे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे प्री का दिया हुआ है, ठीक है। लेवल ऑफ प्री कन्वेंशनल लेवल देखेंगे। प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर के संबंध में आयु कितनी आती है, ये सवाल आपसे पूछा जाएगा कि लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर जो होती है वो कितने से कितने आयु तक की होती है, ये आपको सबसे ज़्यादा ध्यान में यहाँ पर रखना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर लेते हैं इसकी जो अवस्था होती है 4 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक होती है। किसकी? प्री कन्वेंशन की होती है, यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे आयु तक होती है। इस अवस्था में क्या क्या चीज़ें होती है बच्चों के साथ में, ये आपसे पूछा जाएगा। नैतिक तर्कना यानी मोरल रीजनिंग दूसरे लोगों के मानकों के निर्धारित होता है, न कि सही और गलत। जो दूसरे लोग करते हैं उन्हीं को देख के वो अपने मानक को सही करता है, अपनी निर्धारित अंक को, अपनी निर्धारित व्यवस्था को बच्चे सही कर लेते हैं। प्री कन्वेंशनल में कहता है कि अगर बच्चे के सामने कोई व्यक्ति ऐसा व्यवहार करता है तो उसके आधार पे बच्चे भी उसको वैसा ही व्यवहार करते हैं उसे देख के। यहाँ पे नैतिक तर्क ना आती है, मोरल रीजनिंग आ जाती है। अवस्था की बात करें तो 4 से 10 वर्ष, कितनी अवस्था की बात करें? 4 से 10 वर्ष तक होती है प्री कन्वेंशनल स्टेज में। 3 स्तर है, तीनों स्तर एक बार हम फिर आपको बता देते हैं। यहाँ पर प्री कन्वेंशनल स्टेज हो जाती है, यहाँ पर कन्वेंशनल स्टेज हो जाती है, और यहाँ पर आपको पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज हो जाती है। बस यहाँ 3 ही है, प्री, नॉर्मल एंड पोस्ट। आगे बात करते हैं यहाँ पर अपने आंतरिक मान को यानी इंटरनलाइजेशन स्टैंडर्ड्स के द्वारा बच्चे यहाँ की किसी भी व्यवहार को अच्छा या बुरा उसके भौतिक परिणामों के आधार पर हो जाती है। भौतिक परिणाम की बात करें, उनके साइज की यहाँ पर बात की गई है, साइज की यहाँ पर बात की गई है। बच्चे अपने इन आंतरिक आंतरिक मानकों के आधार पर यानी इंटरनल असेसमेंट के आधार पर, इंटरनल स्टैंडर्ड के आधार पर बच्चे बच्चे अपने व्यवहार को अच्छा या बुरा मानते हैं जब उनके सामने भौतिक परिवर्तन होते हैं। किसी चीज़ में साइज का परिवर्तन होगा, किसी चीज़ में आकार, जिसको आकार का परिवर्तन हम कहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। इसमें 2 पार्ट आते हैं। पहला, प्री कन्वेंशनल स्टेज में जो आते हैं वो 2 पार्ट आते हैं, दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुक्ता। ये सवाल आपसे कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, खास तौर पर आप यूपी टेट एंड सी टेट की बात करें तो ये सवाल आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुक्ता क्या है, कौन से स्टेजेस में आते हैं? पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन,
कौन से स्टेज में आती हैं? ये प्री में आते हैं, प्री कन्वेंशनल स्टेज में आते हैं। ये याद रखें, जिसकी कितनी आयु होती है? 4 से 10 वर्ष की आयु होती है। उनके 2 उप पार्ट होते हैं, ठीक है? उप अवस्था की बात करें तो 2 होते हैं। ए होता है यहाँ पर दंड एवं आज्ञाकारी उन्मुक्ता, और दूसरा होता है यहाँ पर साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुक्ता, इंस्ट्रूमेंट रिलेटिविस्टिक ओरिएंटेशन। ये 2 चीज़ें होती हैं, दोनों को हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। ये दोनों किसके होते हैं? प्री के होते हैं, प्री कॉन्वेंशनल स्टेजेस के होते हैं, लेवल के होते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं दंड एवं आज्ञाकारी उन्मुक्ता के संबंध में। इस अवस्था के बच्चे में दंड से दूर रहने का अभिप्रेरणा अधिक मजबूत होती है। बच्चे को अगर कोई वर्क करता है, कोई व्यवहार करता है, तो बच्चे को ये हमेशा डर रहता है कि उनको उसके प्रति, उनके व्यवहार के प्रति उसे दंड ना दिया जाए। वो दंड से दूर रहते हैं। इस अवस्था में बच्चे प्रतिष्ठा, शक्तिशाली व्यक्ति या प्रायः अपने माता पिता के प्रति सम्मान दिखलाता है ताकि उसे दंड नहीं मिल सके। कौन से स्टेजेस की बात करें? यहाँ पर प्री कन्वेंशनल स्टेज की बात करें। प्री कन्वेंशनल स्टेज यानी 4 से 10 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, वे अपने माता पिता के सम्मान के लिए, माता पिता के सम्मान के प्रति सचेत रहते हैं ताकि उन्हें दंड ना मिले। यहाँ पर दंड से वो बचना चाहते हैं। अब ठीक है, ये क्वेश्चन आपको और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। यहाँ पर आगे बात करते हैं साधनात्मक सापेक्ष उन्मुक्ता, इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्टिक ओरिएंटेशन। इस अवस्था में यद्यपि बच्चे पारस्परिक तथा सहभागिता के अच्छे सबूत प्रदान करते हैं। कौन सी अवस्था में? यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस अवस्था में बच्चे क्या होते हैं? दंड से दूर रहने का प्रयास करते हैं। इस अवस्था में बच्चे पारस्परिक सहभागिता यानी कि रिलेटिविटी, यहाँ पे आप देख रहे होंगे रिलेटिविटी का यहाँ पर लिखा हुआ रिलेटिविस्टिक। यहाँ पर रिलेटिविस्टिक का मतलब होता है बच्चे ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। वो अपने ग्रुप को ढूंढते हैं, अपने क्लासमेट में रहते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में बच्चे रहते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं। यह छल योजित यानी मैनिपुलेटेड तथा आत्म परिपूरक पारस्परिक सेल्फ सर्विसिंग रिसिप्रोसिटी होती है, ना कि सही अर्थ में न्याय, उदारता, अनुभूति पर आधारित होती है। इस अवस्था में बच्चे जब सहभागिता में आते हैं, रिलेटिविस्टिक में आती हैं, तो बच्चे में क्या होती है? सेल्फ सर्विसिंग रिसेप्टिसिटी होती है, पारस्परिक पारस्परिक होती है, उनके आत्मा की परिपूर्वक पारस्परिक होती है, ना कि सही अर्थ और न्याय, उदारता, सहभागिता के आधार पे होती है। यहाँ पर आप यहाँ याद रखेंगे। यहाँ अदला बदली बैरिंग का भाव मजबूत होता है। किसके बाद? बैरिंग का भाव यहाँ पर मजबूत होता है, अदला बदली का भाव। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग दूसरे वाले स्टेज में। नॉर्मल, यहाँ पे सिर्फ कन्वेंशनल मोरालिटी होती है, यानी कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल स्टेज भी बोल सकते हैं, कन्वेंशनल स्टेज आप इसके बोल सकते हैं। इनकी जो आयु होती है, प्री के हमने पढ़े, प्री कन्वेंशनल स्टेज के बारे में पढ़े। प्री कन्वेंशनल में 4 से 10 होते हैं, और यहाँ पे सिर्फ कन्वेंशनल स्टेज में आते हैं 10 से 13। ये आयु इम्पोर्टेंट रखते हैं। आपके जो एग्ज़ाम्स आते हैं वो आयु के अकॉर्डिंग आते हैं। वहाँ पे एग्ज़ाम्स में आयु बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, और ये अवस्थाओं तो बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, लेवल ऑफ कन्वेंशनल मोरालिटी, यह याद रखेंगे आप। कितनी अवस्था में होती है? 10 से 13 वर्ष साल की होती है, जहाँ बच्चे दूसरे के मानकों यानी स्टैंडर्ड को अपनी अंगीकृत कर लेते तथा उन मानकों के अनुसार सही और गलत का निर्माण करते हैं। जब बच्चे अपने शिक्षक, अपने माता पिता, अपने समाज में होते हैं, तो वो उनके मानक स्टैंडर्ड यानी उनके जो आधार होते हैं काम करने के, उन आधारों को सही मानते हैं, और वो अपने भावी लाइफ में अपने आप को अपने आप को वहाँ पे एडजस्ट करते हैं, ताकि जो उसे लगता है जो टीचर होते हैं वो बेस्ट होते हैं, उनके व्यवहार होते हैं वो अच्छे होते हैं, तो उन्हीं के आधार पे वो व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। बच्चे 10 से 13 वर्ष की अवस्था में, चाहे माता पिता हो, समाज हो, या फिर अपने शिक्षक हो, जो भी आप बोल सकते हैं। आगे बात करते हैं। इस स्तर
इस स्तर बच्चे सभी क्रियाओं को सही समझता है। जो बच्चे अपने क्रिया करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं, वो अपने आप को सही समझता है, जिससे दूसरों की मदद होती है और दूसरे लोग उसे अनुमति करते हैं या समाज के नियमों के अनुकूल करते हैं। ये इतना पॉइंट इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जब आपसे पेडागोजी का सेक्शन पूछा जाएगा तो पेडागोजी सेक्शन में ये 100% रहते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पेपर सेकंड में अगर क्वेश्चन अगर आप बात करें, पेपर सेकंड की बात करें, पेपर सेकंड यानी क्लास 6 to 8 की अगर आप तैयारी करते हैं तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर क्लास 1 to 5 क्वेश्चन बात करते हैं तो आपके स्टेजेस के बारे में पूछेंगे, स्टेजेस कितने होते हैं, स्टेजेस का नाम पूछेंगे, उसकी आयु पूछेंगे, उसके सब स्टेजेस पूछेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लगता है, सब लेवल पूछेंगे। तो चलिए आगे बात करते हैं। इस अवस्थाओं इसकी अवस्थाएं इस प्रकार हैं। कौन सी वाली की बात करते हैं? ये 10 से 13 वर्ष की बात करते हैं। ये सिर्फ कॉन्वेंशनल स्टेज या कॉन्वेंशनल लेवल की यहाँ पर बात होती है। दूसरी वाली अवस्थाओं की, उत्तम लड़का, अच्छी लड़की उन्मुखता, गुड बॉय, नाइस गर्ल ओरिएंटेशन। इस अवस्था में बच्चे की स्वीकृति पाने तथा अस्वीकृति से दूर रहने का अभिप्रेरण तीव्र होती है। यहाँ पर आप समझेंगे, ये पेपर सेकंड वाले में ज़्यादा क्वेश्चन इनमें से आती है। इस अवस्था में बच्चे स्वीकृति पाने तथा अस्वीकृति से दूर रहने का अभिप्राय बहुत होती है। वो अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसे लगता है कि वो काम सही है और वो काम को बेस्ट समझते हैं और दूसरे को भी मनवा के रहते हैं कि हाँ, जो हमने किया वो बेस्ट है। अगर कोई आदमी उसको बेस्ट नहीं मानता तो कहीं ना कहीं उसे और लगता है, उसे बुरा लगने लगता है। इस अवस्था में, अगर इस अवस्था की बात करें तो 10 से 13 वर्ष की अवस्था होती है। सब स्टेजेस के, जहाँ पर ये सब स्टेजेस हैं, इनकी भी आयु होती है, लेकिन इनकी आयु इम्पोर्टेंट नहीं मानी जाती है। चलिए आगे देखते हैं लास्ट वाले, तीसरा। ठीक है, यहाँ पर पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज भी बोल सकते हैं, स्तर है तो स्टेज बोल सकते हैं, या फिर मोरालिटी लेवल है, यहाँ पर लेवल ऑफ पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज बोल सकते हैं। सबसे पहले हमने आपको कहा प्री कन्वेंशनल, फिर कन्वेंशनल, उसके बाद पोस्ट कन्वेंशन। तीन चीज़ें तो हैं, इनकी बात करते हैं। अगर यहाँ पर इनकी आयु की बात करें तो यहाँ पर इनकी आयु ज़्यादा मेंशन नहीं रखती है। प्री की बात करें तो प्री में होती है 6 से 10, और यहाँ पे कन्वेंशनल स्टेज की बात करें तो कन्वेंशनल होती है 10 से 13। अगर पोस्ट की बात करें, पोस्ट में आयु उतना मैटर नहीं करता है। चलिए आगे बात करेंगे। इस अवस्था में बच्चे नैतिक आचरण पूर्णतः, यहाँ पर ध्यान रखेंगे, आंतरिक नियंत्रण इंटरनल कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि ये लास्ट स्टेजेस हैं। लास्ट स्टेजेस में बच्चे में जो नैतिकता आती है, मोरालिटी आती है, वो पूर्ण तरीके से नियंत्रण हो जाती है, इंटरनल कंट्रोल हो जाती है 100%। ठीक है, यहाँ पर आप समझने होगा आपको। बच्चे, यह नैतिकता का सबसे उच्चतर हाईएस्ट लेवल होता है। इनमें नैतिकता यानी ट्रू मोरालिटी, सत्य नैतिकता होती है। कौन सी नैतिकता होती है? सत्य नैतिकता होती है। जो बच्चे के सामने जो नैतिकता आती है वो सही सत्य होती है, क्योंकि ये लास्ट स्टेजेस हैं। इन स्टेजेस में बच्चे वहम नहीं पालते हैं। ठीक है, का ज्ञान बच्चों का होता है। इसके टाट को दो अवस्थाओं में, यानी इसके टाट को दो अवस्था यानी दो उप स्टेजेस इसको बोल सकते हैं, उप अवस्था बोल सकते हैं। इसको दो उप अवस्थाओं में बांटा बांटा गया है, जो इस प्रकार है। पहली जो है ये कौन सी है? पोस्ट कन्वेंशनल स्टेजेस के सब स्टेजेस हैं। सामाजिक अनुबंध उन्मुखता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। इस अवस्था में बच्चे या उन व्यक्तित्व आधार इंडिविजुअल राइट तथा नियमों का आधार मानते हैं जो प्रजातांत्रिक यानी डेमोक्रेसी हो। यहाँ पर जो बच्चे होते हैं पोस्ट कन्वेंशनल स्टेजेस के फर्स्ट स्टेजेस में बात करेंगे, इनमें बच्चे डेमोक्रेसी को पसंद करते हैं, यानी प्रजातांत्रिक, यानी वो अगर कहें तो ये कहाँ आ जाते हैं? अगर इस अवस्था की बात करें तो यहाँ पर किशोरावस्था में बच्चे आ जाते हैं। किशोरावस्था की जो व्यवहारिक होती है वो स्वतंत्र होती है, इंडिपेंडेंस वो रहना चाहती है, ताकि वो डेमोक्रेसी को पसंद करे, डेमोक्रेसी को चूज़ करते हैं, अगर यहाँ पर कह सकते हैं तो। आगे बात करते हैं। वे यहाँ लोगों के कल्याण तथा बहुसंख्यों के इच्छा का अंश तर्क संगत महत्व देते हैं। यहाँ बच्चे यह विश्वास करते हैं कि समाज का उत्तम कल्याण तब होता है जब उसके सदस्य समाज के नियमों का आधारपूर्वक पालन हो सके।
यहाँ पर अगर हम क्या कहना चाहता है, यहाँ बच्चे प्रजातांत्रिक रहते हैं, डेमोक्रेटिक रहते हैं। इसका मान्य होता है वे यहाँ पर बहुकल्याणकारी बच्चे जो होते हैं, बच्चे सामाजिक इच्छा बच्चे में बहुत बेहतर तरीके से होती हैं। वो अपना तर्क संगत ये समझता है, यहाँ बच्चे विश्वास करने लगते हैं कि उच्चतम कल्याण तब हो सकता है जब उसके सदस्य यानी समाज के सभी लोग रूल एंड नियमों को फॉलो करें, उनके नियमों का आदर पूर्वक माने, तभी वो बेहतर कर पाते हैं। ये किशोर अवस्था की एक थॉट हो सकती है, इमेजिन हो सकती हैं, क्योंकि किशोर अवस्था में क्या होती है, संघर्ष की काल होती है। संघर्ष के काल में बच्चे अलग अलग चीज़ों के बारे में सोचने और समझने की क्षमता रखती है। यहाँ पर बच्चे में यहाँ पर बच्चे में क्या होती है, पूर्ण मॉरलिटी आ जाती है। याद, ये बात आप याद रखेंगे। चलिए, दो सब स्टेजेस मैंने हमने पहला सब स्टेजेस पढ़ा और दूसरा सार्वत्रिक नीतिपरक सिद्धांत उन्मुक्ता, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। यहाँ पर आप याद रखेंगे, हिंदी आपको ज़्यादा समझ नहीं आने वाली, लेकिन एथिकल की जब आप बात करें तो यहाँ पर एथिकल की बात हुई है। एथिकल क्या है, चलिए इसके बारे में पूरी डिटेल में बात करते हैं। इस अवस्था में ये याद रखेंगे, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेजेस के सेकेंड पार्ट हैं। कौन से सेकेंड उप उप अवस्थाओं के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। इस अवस्था में बच्चे में अपने नैतिक नियमों एथिकल प्रिंसिपल्स खुद के द्वारा जो थॉट होती है, खुद के नियमों को बारे में सोचते इम्प्लीमेंटेशन करती है। एथिकल थॉट सोचता है, अपने व्यवहार को विचारपूर्वक मानता है, सामाजिक दृष्टि के अनुकूल मानता है, समाज के नियमों को बहुत बेहतर तरीके से नहीं मानता, वो अपने नियमों को समाज में लागू करना चाहता है, अपने प्रिंसिपल्स को वो समाज में लागू करना चाहता है। ये बात आप समझेंगे। को प्रोत्साहित करने तथा आत्मनिंदा सेल्फ कॉन्डेमनेशन से बचने की अभिप्रेरणा तीव्र होती है। वो अपने आप में सेल्फ असेसमेंट तो नहीं करते, लेकिन अपने जो थॉट होते हैं, एथिकल प्रिंसिपल्स, वो अपने आप को समाज में लागू करना चाहते हैं। यहाँ पर याद रखेंगे, सबसे इस पार्ट की जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर पार्ट होती है। चलिए आगे कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं। यह उच्चतम सामाजिक स्तर का उच्चतम व्यवस्था हाईएस्ट स्टेज होता है। यहाँ किशोर अवस्था में सर्वाधिक नैतिकता नियम यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल आप याद रखेंगे। जब कोई बच्चा अपने रूल्स नियमों को समाज में लागू करना चाहता है, फॉलो करवाना चाहता है, उसको इम्प्लीमेंटेशन करवाना चाहता है, वो बच्चा तो जाहिर सी बात है उनके जो 100% जो रूल एंड नियम होते हैं वो बेहतर तो नहीं हो सकते। ये कौन सी अवस्था हो सकती है, ये किशोर अवस्था हो सकती है। किशोर अवस्था में बच्चे किसी की नहीं सुनते, अपनी थ्योरी अपने एथिकल को लागू करना चाहते हैं। ये बात समझ में आ रहा होगा। नैतिक बरकरार रखती है। आगे बात करते हैं। यहाँ किशोर दूसरे के विचारों तथा नैतिक प्रतिबंधों लीगल रेस्ट्रिक्शन से स्वतंत्र होकर अपने आंतरिक मान को इंटरनल स्टैंडर्ड के अनुरूप चलते हैं। यहाँ पर जब किशोर बच्चा आ जाते हैं, किशोर अवस्था में आते हैं, तो नैतिक प्रतिबंध लीगल रेस्ट्रिक्शन दूसरे के जो नैतिकता होती है वो बेहतर नहीं मानते। वो किसी को दूसरे का आचरण को बेहतर नहीं मानते हैं, दूसरे को थॉट को बेहतर बेहतर नहीं मानते। लेकिन वो क्या करते हैं, स्वतंत्र होकर अपना आंतरिक मान को यानी इंटरनल स्टैंडर्ड के अनुरूप व्यवहार करते हैं। जो उनके मन कहता है, जो उनके बुद्धि कहती है, जो उनका विश्वास कहता है, जो उनकी फीलिंग आती है, वो उस अवस्थाओं के बारे में ज़्यादातर बात भी करते हैं और उन अवस्थाओं को लागू करने की कोशिश करता है। किशोर अवस्था में बच्चे को लगता है जो हो रहा है वो उनके अनुरूप हो रहा है, जो होना चाहिए वो भी उनके अनुरूप होना चाहिए, क्योंकि वो संघर्ष और तनाव के बीच में हो रहता है, वो असमंजस के रूप में किशोर अवस्था के बच्चे रहते हैं। ये ठीक है। चलिए एक दो पॉइंट देख लेते हैं। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत का शिक्षा में महत्व क्या है। कोहलबर्ग ने बालक के व्यवहार को समझना था, उसके समस्या के ज्ञान, शिक्षक को बात करने की जानकारी। कुछ ऐसे व्यवहार हैं जो समय के साथ परिवर्तन करने, उन्हें दंड देने की आवश्यकता नहीं है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर पैडागोजी का सेक्शन में आता है। क्या आप किसी को दंड से दे सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। अगर किसने कहा तो कोहलबर्ग ने कहा। नैतिक विकास का इम्प्लीमेंट कीजिए, नई नई टेक्निक का इस्तेमाल कीजिए, नई नई जानकारियाँ का सोर्सेज को बढ़ाइए, लेकिन आप किसी को दंड नहीं दे सकते। कोहलबर्ग ने शिक्षा के संबंध में कहा है। शिक्षक बालक में अनुशासन स्थापित करने की कदाचार मुक्ति परीक्षा कराने, समाज या राष्ट्र के प्रति अनुशासन
अनुशासन रखने में मदद करती है। ये इम्पोर्टेंट से पार्ट है आपके लिए। चलिए, आज हमने कंप्लीट किया लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत। इनके हमने 3 स्टेजेस पर हैं। कौन से स्टेजेस थे? प्री कॉन्वेंशनल स्टेजेस थे, ठीक है। इसकी आयु की बात करें तो 6 से 10 वर्ष थे। फिर कन्वेंशनल स्टेजेस थे, उनकी आयु की बात करें तो 10 से 14 वर्ष थे। 10 से 14 वर्ष थे। उसके बाद हमने बात की किस पर? फिर पोस्ट कन्वेंशनल स्टेजेस की बात करें। इनके दो सब स्टेजेस थे। इनके भी 2 सब स्टेजेस थे। इनके भी हमने 2 सब स्टेजेस को पढ़ा। तो इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ था, हमने ऐसे क्वेश्चनों को डील किया, ऐसे टॉपिक को डील किया जो एग्जाम्स में 100% क्वेश्चन आते हैं। तो नई नई सब्जेक्ट को फिर हम लाएंगे आपके लिए। तो आपको टीचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। 7634993536 नंबर पर व्हाट्सएप करके कंप्लीट नोट्स आप ले सकते हैं। इस बार हमने यूपी टेट एंड सी टेट में 130+ मार्क्स लाने की जो टारगेट रखी है वो हम 3 स्तंभ के आधार पर रखे हैं। पहला आपको नोट्स लेना है, दूसरा आपको इसी तरह का लेक्चर वीडियो देखना है, तीसरा आपको प्रैक्टिस सेट में भाग लेनी है। अगर आप ये तीनों करते हैं तो आपको इस बार 100% 130+ मार्क्स 100% आते हैं। इस टॉपिक के बाद, इस लेक्चर वीडियोस के बाद हम आपको फिर से इसके जितने भी प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन एग्जाम्स में आए हैं और आने वाले हैं सभी इस क्वेश्चन को डिटेल में डील करेंगे। तो आप हमारे साथ ज़रूर बने रहें, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।